हाँ सर, हो गया। हो गया? ओके सर। एक सेकंड। देखो तो सर एक बार स्क्रीन रीशेयर हुआ सर, हुआ है क्या रीशेयर? मैंने अभी कुछ देर पहले तो नहीं था, आ गया? यस सर बोलो। हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। अच्छा ये माई नोट्स अगर नहीं मिला सर इकोनॉमिक्स का, मेरे तरफ से जो नोट्स था वो मैं शेयर कर दूंगा, मुझे एक बार याद दिलाना सर। हाँ, जिसका जो भी है मैं शेयर कर दूंगा, एक बार मुझे ज़रूर बताना कि सर इको का नोट शेयर कर दो। अच्छा देखो, प्लीज़ देखो सर, तो इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एरिया या फिर इकोनॉमिक्स बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ होता है सर। एक माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स का बेस बोल सकते हो आप, इसके बिना इकोनॉमिक्स अधूरा है। और एक है सर एप्लीकेशन वाला इकोनॉमिक्स जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जो बेसिकली देश के बारे में जब बात होता है ना, यही जब हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब जो जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जीडीपी, डे टू डे लाइफ में ये सब बात बहुत ज़्यादा होता है, ये सब मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स है। ठीक है सर, फिलहाल तो मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई में बात कर रहा था, तो उसी में बात करूंगा। लास्ट वीक में मैंने डिमांड पे बात करना स्टार्ट किया था और अभी डिमांड पे ही बात करेंगे। लास्ट वीक मुझे याद है मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर किया था, मतलब टॉपिक में डिस्कशन हुआ था, और टॉपिक का नाम क्या था सर? सर टॉपिक का नाम ये था कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये जो मार्केट में डिमांड कर्व होते हैं सर, मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया सर रिसेंटली, जैसे कि डिमांड क्या होता है, डिमांड का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये सब भी बताया, क्या बोलते हैं उसको, अरे मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर, जैसे कि डिमांड किसको कहते हैं, डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो ये सब टॉपिक मैंने कवर किया। उसके बाद डिमांड का ड्रॉ करना भी आप लोग मेरे साथ साथ एक बार सीख गए, जिसको पता था पहले वो रिवाइज हो गया उनका। डिमांड शेड्यूल भी बताया, डिमांड मैप भी बताया, और फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि सर व्हाई डज डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। ये भी एक बहुत वाइटल डिस्कशन था, छोटा सा एरिया था बट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। सर आज मेनली आपसे मैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पे बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पे बात करूंगा। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मैंने जब डिमांड बढ़ता है, एक्सपेंशन मैंने जब डिमांड एक्सपैंड करता है, बट ऐसा क्या सिचुएशंस होते हैं जब डिमांड एक्सपैंड कर सकता है, और ऐसा क्या सिचुएशंस होते हैं जब डिमांड कॉन्ट्रैक्शन माने कम होता है। सर बेसिकली डिमांड कॉन्ट्रैक्शन माने बेसिकली नेगेटिव, एक्सपेंशन माने पॉजिटिव, ठीक है। इसको मूवमेंट भी कहा जाता है, इसे मूवमेंट भी कहा जाता है, मूवमेंट इन द डिमांड कर्व कब होता है, कैसे होता है, इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट भी बताऊंगा सर, प्रैक्टिकल इंपैक्ट भी बताऊंगा। एक होता है शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, क्या होता है सर? डिमांड कर्व शिफ्ट होना, तो ये इसको बोलते हैं इंक्रीज डिमांड डिक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज जब होता है तब क्या क्या कारण होता है, और डिक्रीज जब होता है तब क्या कारण होता है। यस सर, कारण इज वेरी इंपॉर्टेंट, कारण इन द सेंस कॉज, ठीक है। माने हर चीज के पीछे, दुनिया में हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है सर, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज ऑलवेज देयर, ठीक है। इसको एक्चुअली फिलोसॉफी है, ये जो कॉज एंड इफेक्ट बात किया, ये एक्चुअली फिलोसॉफी है। माने एवरी इफेक्ट देयर मस्ट बी अ कॉज, ठीक है। जो भी हमें देखने को मिलता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है, होता ही है सर।
तो एग्जैक्टली डिमांड इंक्रीज करेगा तो क्यों, डिमांड डिक्रीज करेगा तो क्यों, डिमांड मूव करेगा तो क्यों, ठीक है। और डिमांड मूवमेंट में और शिफ्टिंग में क्या फर्क होता है, ठीक है। क्या ऐसा मैटर है जो डिमांड को मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में हेल्प करता है, और क्या ऐसा रीजन होता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद धीरे धीरे इलास्टिसिटी में बात होगा। इस इलास्टिसिटी का मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होता है, उसमें भी बात करेंगे सर। एग्जाम में बड़ा पॉपुलर है इलास्टिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, मजा आ जाएगा सर। धीरे धीरे बढ़ते हैं। अच्छा, आज मैंने ना स्टॉक मार्केट क्लास में एक स्पेशल टॉपिक बता रहा था, इकोनॉमिक्स रिलेटेड ही है, तो मैं सोचा आप लोगों से भी एक बार शेयर कर लूं। सर आप हमेशा बोलते रहते हो कि स्टॉक मार्केट में आपने ये बताया और उसको आप इकोनॉमिक्स क्लास में भी शेयर करते हो। अब सर जो करता हूँ वो तो बताऊंगा ना सर। एक्चुअली क्या है ना, स्टॉक मार्केट जो होता है वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स का क्या है सर, इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन एरिया है। जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं समझते हैं वो स्टॉक मार्केट में उसका एप्लीकेशन लेते हैं, मजा लेते हैं। हाँ सर, चाहे पैसा कमाए या ना कमाए, चाहे लॉस करे या प्रॉफिट, बट एप्लीकेशन तो वहां पता चलता है ना सर। एप्लीकेशन वहीं पर पता चलता है। मतलब ऐसे वो एक एरिया है, स्टॉक मार्केट इज नॉट द ओनली एरिया, देयर आर लॉट्स ऑफ कैपिटल मार्केट एरिया जहां इकोनॉमिक्स का एक्चुअल एप्लीकेशंस का मजा या पता दोनों चलता है सर। तो मैं एक डेटा आज शेयर कर रहा था स्टूडेंट्स को। डेटा कुछ ऐसा है, अब सबको दिख रहा है स्क्रीन में क्या लिखा है सर। ये रिसेंट डेटा है, कब का डेटा है सर, 5 जून 2023 का डेटा है। ये कहाँ से लिया गया, BSE से लिया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट से लिया गया। सबको दिख रहा है स्क्रीन, हेलो। यस सर। स्क्रीन, ओके सर। सर ये एक डेटा है जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट को बताते हैं। मैं बताऊंगा, मैं कोर एरिया में अभी आ जाऊंगा सर, बट ये सब अपडेशंस भी आप लेते जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल जनरल नॉलेज भी है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आपका जो फाइनेंशियल जीके है वो मैं इकोनॉमिक्स क्लास में, और एक क्लास स्टार्ट करेंगे सर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड जनरल नॉलेज का, मैंने कमर्शियल नॉलेज का, उनको भी ये सब मौका वहां पर भी मिलता है। फिर भी फिलहाल इतना देखो, स्टेट वाइज रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें सबसे टॉप प्लेयर कौन है, सबसे टॉप में सर महाराष्ट्र आता है 2.62 करोड़। सेकंड में आता है गुजरात 1.30 करोड़। थर्ड में आता है यूपी 1.28 करोड़। दिल्ली को अगर, दिल्ली यूपी के अंदर नहीं आता ऑब्वियसली, 61.9 लाख। ऐसे दिल्ली छोटा एरिया है, दिस इज स्मॉल एरिया, कैपिटल पार्ट जो है वही बस दिल्ली है। बाकी नोएडा वगैरह ये सब यूपी के अंदर आ जाता है सर, गाजियाबाद वगैरह ये सब। तो 1.28 करोड़, ऐसे यूपी का पॉपुलेशन भी हाई है, 22 करोड़ पॉपुलेशन है। वेस्ट बंगाल कहाँ है सर, दिस इज माई होम स्टेट। यस सर, इमोशन तो है नो डाउट। 71 लाख। बिहार किधर आता है सर, 46 लाख। चलो, इसके अलावा हरियाणा है 43, आंध्र, अच्छा कर्नाटका वेस्ट बंगाल से अच्छा है, कर्नाटका 73 लाख, तमिलनाडु 67 लाख। पॉपुलेशन कंपेरेटिवली लो है वेस्ट बंगाल से, कर्नाटका का भी और तमिलनाडु का भी। उनका पॉपुलेशन 6-7-8 करोड़ के अंदर आ जाएगा। वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन 9 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास में आता है, हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। बिहार का भी 11 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और कौन है सर, केरला लो पॉपुलेशन में 30 लाख, चलो ठीक है। ओडिशा, ओडिशा 6 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं वहां पर, फिर भी 30 लाख लोग मार्केट में इन्वेस्टर, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर, ये सब रजिस्टर्ड है। और इधर नॉर्थ ईस्ट में से आसाम 27 लाख। कश्मीर, कश्मीर का क्या हालत है, 5.6 लाख, नॉट गुड। लद्दाख में 362 ओनली, ऐसे पॉपुलेशन इज वेरी लो। बाकी 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 हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, इधर और किसको ले सकते हैं, झारखंड 21 लाख, छत्तीसगढ़ 13 लाख। ये कौन है सर, मध्य प्रदेश, नहीं सॉरी दिस इज तेलंगाना, तेलंगाना 41 लाख, मध्य प्रदेश 66 लाख। चलो एक आइडिया मिल रहा है सर, इससे क्या पता चलता है, हेलो, इससे क्या पता चलता है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर का रिकॉर्ड देख के आपको क्या समझ में आता है, बोलो सर, क्या समझ आ रहा है। जहां रजिस्टर्ड
इन्वेस्टर ज्यादा है और जहां रजिस्टर्ड यूजर कम है। इससे इकोनॉमिक्स वाइज क्या समझ आ रहा है आपको? कोई मुझे बताओ कि क्या समझ आया? मुंबई गुजरात ये जो एरिया है, इनके साथ बाकी एरिया का क्या डिफरेंस है? चुप ना रहो, कुछ तो कहो। जहाँ हाँ ज्यादा बोलो। इन्वेस्टर है इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। हाँ बस सही, सिंपल सा बात है। जहां इन्वेस्टर ज्यादा है वहां इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां इकोनॉमी कंपेरेटिवली स्ट्रांग है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इस चीज को समझना है सर। तो इकोनॉमी का मिरर है सर स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का ही डेटा नहीं है, इसमें इन्वेस्टर का मतलब शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स, ठीक है, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स, सबको हम लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप इतना समझ लो कि जहां इन्वेस्टर ज्यादा है वहां इकोनॉमी स्ट्रांग है, मैंने पैसा ज्यादा है, सिंपल बात है। और इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक मनी मेकिंग सब्जेक्ट है, पैसा कमाने का मशीन बोल सकते हो आप, गलत नहीं बोलेंगे सर, पैसा कमाने का मशीन है। यस सर, आपके पास कितना भी अच्छा कला हो, से फॉर एग्जांपल आप एक अच्छा इंजीनियर हो, ठीक है, आप एक अच्छा आर्टिस्ट हो, आप एक अच्छा कोई भी काम आप करते हो, वट एवर वर्क स्किल्स यू हैव, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक अच्छा इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, स्किल्स है आपके पास, बट सोचो कि अगर आपको वो स्किल सेल करने का एनवायरनमेंट नहीं है, हेलो, आपका वो स्किल सेल करने का माने आप उसको बेच नहीं पाते, या माने आपका कला का, आपका प्रोडक्ट का कोई खरीदार नहीं है, तो आप बेसिकली इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। और आप इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, और इनकम जनरेट डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई सिचुएशन से, है ना सर? हमें डिमांड क्रिएट करना पड़ता है या फिर डिमांड जनरेट होता है, कुछ तो होगा। या तो आप डिमांड क्रिएट करो या फिर डिमांड जनरेट होगा। डिमांड जनरेट कैसे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, लोगों के अंदर शिक्षा का विस्तार करो, है ना, कुछ तो करो। किसी भी फील्ड में डिमांड या तो क्रिएट करना पड़ता है या तो जनरेट होता है बाय डिफॉल्ट। कुछ होते हैं ना सर, कुछ होता है कि इकोनॉमी में ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होता है, ऑटो डिमांड, जैसे कि जीने का तरीका, सिंपल बात है, लाइवलीहुड के लिए जो जरूरी है, ठीक है, हमें जीना है तो बेसिक फूड, डेली नीड्स का जो प्रोडक्ट है वो सब ऑटो जनरेटेड है। कुछ क्रिएटेड डिमांड भी है, जैसे क्या मोबाइल फोन जीने के लिए मैंडेटरी है? हेलो, आज अब कोई बोलेगा सर आजकल मैंडेटरी है, बट मैं आपको कह रहा हूं कि क्या ये बेसिक नीड का पार्ट है? नहीं सर, ये लग्जरी है। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं सर, बेसिक नीड्स का पार्ट तो नहीं है। आईफोन लेकिन फिर भी मार्केट में डिमांड है, यस। तो सोचो आप कि कितना अच्छे से डिमांड का एनालिसिस किया गया। किसने बनाया आईफोन, किसने बनाया? प्लीज टेल मी। आईफोन का कंपनी किसने डेवलप किया? बोलो ना, अरे कुछ तो बताओ। स्टीव जॉब्स, नाम तो सुना ही होगा सर। इनके बारे में पढ़ाई करना, क्या इनका इनका स्टोरी जरूर सुनना सर, पढ़ना, किताब पढ़ लेना सर, बायोग्राफी पढ़ लेना, एजुकेशन पढ़ लेना। आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी भी लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर ही काउंट हो सकता है, ऑब्वियसली। भले ही बहुत सारे लोग आईफोन यूज करना चालू कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के हाथ में आईफोन है और कोई बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो आईफोन अपना एक अलग ही लेवल का स्टैंडर्ड डेवलप करके रखा है। मैं कहना ये चाहता हूं कि स्टीव जॉब्स ने डिमांड क्रिएट किया सर। जब स्टीव जॉब्स का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक क्या चाहेगा, इस पे मेरा मार्केट डिपेंड नहीं करता, मैं जो चाहता हूं पब्लिक वो डिमांड करेगा। इसे बोलते हैं इनोवेशन। नॉर्मली एक, प्लीज मेरा बात को समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। ये जो डिमांड का बात कर रहा हूं सर, मैं डिमांड का ही बात कर रहा हूं। आप लोग ऐसा ना समझे कि सर डिमांड छोड़ के बाहर चले गए, नहीं सर, मैं डिमांड पे हूं, मैं डिमांड पे ही हूं, ठीक है। फिर आपको मैं एक्सेप्शंस पे भी लेके जाऊंगा,
मैं आपको एक छोटा सा चीज पूछूंगा, प्लीज जवाब देना। आप में से किसी को स्टार्टअप बनाने का इच्छा है सर? अगर है तो प्लीज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप पे हंसेगा नहीं, बोलो। माने कोई स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप इच्छा है किसी को, या सिर्फ सबको जॉब का ही इच्छा है? प्लीज टेल मी। एनीवन? हाँ सर है सर, वेरी गुड सर। तुषार, तुषार बोला कि सोमनाथ बोला, कौन बोला? तुषार, आवाज थोड़ा सा कट गया इसलिए समझ नहीं पाया। आई थिंक तुषार। अच्छा जो भी हो, चलो। यस सर। तो तुषार को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है सर, तुषार को इच्छा है कि आगे जाके कोई स्टार्टअप बिल्ड करे। तुषार मुझे एक छोटा सा जवाब दे कि तू मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट बेचना पसंद करेगा, जो मार्केट चाहता है या जो तू चाहता है? कौन सा प्रोडक्ट का बिजनेस करना पसंद करेगा, जो मार्केट में करेंट नीड है या फिर तुम नीड जनरेट करोगे? मैंने मार्केट शायद पहले उसके बारे में कभी नहीं सोचा, मार्केट शायद उसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा। ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहोगे और मार्केट उसको पसंद करेगा, जैसे कि आईफोन कंपनी ने स्टीव जॉब्स ने किया, या फिर करंट मार्केट नीड को देख के आप बिजनेस करोगे कि भाई मार्केट में शायद ये चलेगा तो मैं इस चीज का बिजनेस करूंगा? देयर इज अ वेरी थिन लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन सर। डिमांड क्रिएट करना और डिमांड बाय डिफॉल्ट जनरेट जो ऑलरेडी मार्केट में है। जो भी हो, ये सभी चीजें देखना पड़ता है सर एंटरप्रेन्योर को, ठीक है? ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर आता है कि आप नॉर्मली स्टार्टअप उसी को बोलते हैं सर। स्टार्टअप मैंने ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस करे आप स्टार्टअप हो, नहीं सर। जैसे आजकल मैं घर पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कुछ चीजों में, जो ट्रेडिशनल पुराना बिजनेस है, जैसे बड़ा बाजार में कचौड़ी दुकान है सर, कोई चंगानी ब्रदर्स बोल के, एक्चुअली भाई है घर पे, उसको कचौड़ी वगैरह बड़ा पसंद आता है। मारवाड़ी लोग ऐसे ही थोड़ा पसंद करते हैं भाई, आप लोग जानते हो, मैम मारवाड़ी फैमिली है ना सर, तो उनका थोड़ा कचौड़ी खाने का शौक रहता है। ऐसे बंगालीज भी पसंद करता है, पर मारवाड़ी का वेराइटीज कचौड़ी होता है सर। ठोस कचौड़ी, ये कचौड़ी, वो कचौड़ी, बहुत प्याज कचौड़ी, बहुत सारा चीज होता है। जो भी हो, तो एक्चुअली भाई बता रहा था कि बड़ा बाजार में कुछ फेमस कचौड़ी शॉप है, तो काफी अच्छा चलता है, लेकिन उनका जो बच्चा लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो पुराना सिस्टम का दुकान चलाए। तो अगर वो दुकान को बचाना है, उसका जो डिमांड तो है, बट एग्जिस्टिंग डिमांड को और आगे ले जाने के लिए न्यू जनरेशन क्या करेगा? एक बड़ा सवाल है सर, क्योंकि न्यू जनरेशन कचौड़ी बना के नहीं बेचेगा, उनको प्रेस्टीज में लग रहा है, और दुकान में कोई दूसरा कारीगर रख के बिजनेस करने में उनको थोड़ा चिंता हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का चैलेंज है कि ओल्ड मेथड ऑफ बिजनेस करें कि इनोवेशन कुछ करें। कचौड़ी में भी इनोवेशन लाया जा सकता है, ठीक जैसे एमबीए चाय वाला ने करके दिखाया, या फिर एनीवन जो भी आपके सामने एग्जांपल से आप देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था कि इकोनॉमी डेवलपमेंट एक सोच है, एक मेथड है सर, इट्स अ मेथड, ठीक है? और ये मेथड रातों रात तो लोगों के अंदर नहीं आता, टाइम लगता है। ओके, ठीक है सर। तो डिमांड क्या है पता है हमें, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप क्यों होते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा डिमांड कब एक्सेप्शनल, डिमांड कब अपवर्ड कब होते हैं। डिमांड कब क्या अपवर्ड भी होता है? आंसर इज यस, डिमांड कब अपवर्ड भी होते हैं। मे भी किसी को ऐसा लग सकता है सर ये तो सप्लाई कब हो गया, नहीं सर, यहां पर ये डिमांड के पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है, ये सप्लाई कब नहीं है, ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। अब मैं आपको वापस लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन बताता हूं। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बता रहा है सर, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। That is, if the price of a commodity fall, the quantity demand of it will rise, and if the price of the commodity rise, its quantity demanded will decline. मैं आप लोगों को आईफोन का ही एग्जांपल दिया था कि अभी 15 अगस्त फ्रीडम सेल चालू हुआ है सर, आईफोन का दाम में भी आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में थोड़ा सस्ता दिख रहा होगा, चेक कर सकते हो आप। तो अगर आईफोन का दाम 1 लाख चल रहा था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 लाख का फोन अगर आपको 90,000 में भी मिले तो भी आप 10,000 का सेव करोगे,
तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या होगा, डिमांड जनरेट हो, मतलब डिमांड थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमांड है। जब कोई प्रोडक्ट का दाम कम होता है उसका डिमांड थोड़ा बढ़ जाता है, और दाम कम होने से डिमांड बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा, है ना, एंड वाइस वर्सा। क्या होता है, दाम कम होगा डिमांड बढ़ेगा, दाम बढ़ जाएगा डिमांड कम हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। होता है सर, ऐसा होता है। और कुछ तो टाइम का भी मैटर होता है, जैसे दुर्गा पूजा आएगा कुछ महीने बाद कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, उस टाइम पे दाम के ऊपर तो कोई सोचता ही नहीं है। दुर्गा पूजा है, मैंने शॉपिंग करना है। अभी देखो ना, जस्ट विश्वकर्मा पूजा निकलेगा सितंबर में, पूरा मार्केट में बड़ा बाजार पूरा कोलकाता जाम लग जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन जैसा हालत होगा। बस में चढ़ोगे आधा घंटे का रास्ता 1.5 घंटा लगेगा, गारंटी है, लगेगा ही लगेगा। इधर पंडाल उधर पंडाल, आप चल नहीं पाओगे, गाड़ी तो आगे नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि साइकिल ले लो। कोलकाता में साइकिल के लिए भी अच्छा जगह नहीं है। कोलकाता इज दी वर्स्ट प्लेस फॉर साइकिलिस्ट। यस सर, ये एक ग्लोबल सर्वे है, कोलकाता में साइकिल चलाने का जगह बहुत खराब है, न्यू टाउन को छोड़ के। वो तो कितना लोग रहते हैं सर न्यू टाउन में, गिना चुना लोग रहते हैं, लाख लोग भी नहीं होगा न्यू टाउन में ओवरऑल। ठीक है, खाली एरिया है, अभी नया नया बना है। हाँ, फ्यूचर अच्छा ब्राइट है न्यू टाउन का, डिपेंडिंग ऑन दी कोलकाता डिमांड, कि कोलकाता इकोनॉमी में कुछ मोड़ लाएगा। हाँ, मतलब इन हवाओं में इन घटाओं में मोड़ लाऊंगा मैं। सर गाना याद आ गया, समझ रहे हो सर, इन कोलकाता की इकोनॉमी में क्या सच में कुछ मोड़ आएगा? डिपेंड करता है कोलकाता के पॉलिटिकल सिनारियो पे, कि कोलकाता पॉलिटिकली स्टेबल हो पाएगा क्या। ये चोलछेना चोलबेना से क्या हम लोग सच में कुछ पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर सकते हैं? जब तक ये कल्चर में बदलाव नहीं होगा, कोलकाता को अपना पुराना प्राइड कभी नहीं मिलेगा। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी उसी उम्मीद पे चल रहा हूँ कि शायद कोलकाता चोलछेना चोलबेना से बाहर निकल के एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, जैसे कि आज गुजरात करके दिखाया है, जैसे कि आज बॉम्बे महाराष्ट्र करके दिखाया है, यूपी कर रहा है। यूपी प्रमाण दिया सर, यूपी प्रमाण दे रहा है कि जो यूपी कुछ साल पहले तक इंडिया का सबसे लीस्ट क्वालिटी स्टेट के अंदर आता था, वही यूपी 5-6 साल में क्या करके दिखाया। सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। और कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है कि कोई केरला है या कोई गोवा है। 22 से 24 करोड़ का पॉपुलेशन वाला एक स्टेट है। पाकिस्तान का भी पॉपुलेशन इससे कम है सर। माने इंग्लैंड का तो छोड़ दो, इंग्लैंड फ्रांस यूरोपियन नेशन तो छोड़ ही दो, सब नीचे है यूपी के। पाकिस्तान एक देश है, इतना बड़ा कंट्री है, उससे भी बड़ा पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट यूपी का। तो यूपी चलाना माने देश चलाना। फिर भी डेवलपमेंट करे, और कुछ सोशल प्रॉब्लम काफी था यूपी में, वी ऑल नो दैट। फिर भी यूपी में कुछ हो रहा है, माने अगला 10-20 साल में यूपी का पूरा भोल बदल सकता है, पूरा भोल बदल सकता है। चांसेस इज वेरी हाई, पॉजिटिव सोचना चाहिए। बट जैसे यूपी करके दिखाया, मैंने गुजरात मुंबई साइड में तो फिर भी डेवलपमेंट 10-15 साल पहले ही आ गया था, मुंबई में तो काफी पहले, लेकिन गुजरात करके दिखाया। अब कोलकाता से भी उम्मीद कर सकते हैं। चलो सर, the law of demand states other things being equal, there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. That is, if the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of the commodity rise, its quantity demanded will decline. The law is based upon certain assumptions. Okay, तो assumptions वगैरह हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सर। तो फिर इसके साथ एक्सेप्शन का क्या है सर? एक्सेप्शन में क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा माने नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस गिर जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ये रिलेशन है ना सर? हेलो, नॉर्मल रिलेशन ये है ना, प्रोडक्ट प्राइस डाउन होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और उल्टा प्रोडक्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड गिर जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस में क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज। हेलो, यही होता है ना सर? प्लीज टेल मी, थोड़ा हाँ ना में तो कम से कम जवाब दे दो। एक्सेप्शंस में क्या होगा? प्राइस, थैंक यू सर, प्राइस इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज। सर ऐसा कब होता है सर? क्या ये बहुत रेगुलर फेनोमेना है? माने क्या ये रेगुलरली देखने को मिलता है? नो सर, इट्स नॉट वेरी रेगुलर, बट कुछ केसेस में ये देखने को मिलता है। देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस जब आपको ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस देखने को मिलता है। सर ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस क्या है एक्चुअली? सर ये एक्चुअली एक कंज्यूमर बिहेवियर है।
कंज्यूमर माने वी ऑल आर कंज्यूमर इन द इकोनॉमी, हम लोग इस पूरा इकोनॉमी में हम सभी कोई कंज्यूमर है सर, और ये पूरा खेल डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। कंज्यूमर बिहेवियर का एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी सर, अगर आपको डायमंड रिंग खरीदने के लिए बोला जाए तो क्या आप अगर आप डायमंड रिंग परचेस कर सकते हो तो क्या आप सस्ता वाला डायमंड रिंग सोचोगे कि महंगा वाला? महंगा इन द सेंस मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिसको डायमंड रिंग खरीदने का औकात होगा, ये सर मैं औकात का बात करता हूँ, औकात समझते हो ना, औकात का बात करेंगे सर, ठीक है, बिकॉज सीरियसली यहाँ पर औकात मैटर करता है। तो अगर किसी को औकात है डायमंड रिंग परचेस करने का, आजकल थोड़ा सस्ता वाला अमेरिकन डायमंड एडी वगैरह भी आ गया है, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के लेके बता रहा हूँ मैं। तनिष्क के साइड में आ गया सर, तनिष्क, चलो देखो एकदम ओरिजिनल डायमंड रिंग मैं ओपन कर दिया, ये 13 लाख का है, ये 12 लाख का है प्लैटिनम के साथ, गजब देखने में है सर। किसी को बहुत इच्छा हो रहा है, अपना इच्छा अपने अंदर रख सकते हो, और जब आपको परचेसिंग पावर आ जाएगा आप परचेस कर सकते हो, मतलब जब रियल डिमांड क्रिएट होगा। नाउ पॉइंट क्या है सर, मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ सर, अगर आप ये डायमंड रिंग 13 लाख पे लेते हो, ठीक है, या ये प्लैटिनम वाला अगर आप 12 लाख या 13 लाख पे परचेस करते हो, तो किसी को जाके अगर कोई आपको पूछता है कि ये कितना दाम लिया, तो क्या आप इसका कम दाम बोलोगे कि ज्यादा दाम बोलोगे? माने ज्यादा बोल के आपको प्राइड फील आएगा कि कम बोल के प्राइड फील आएगा? मतलब कभी ऐसा बोले, कोई कोई ऐसा बोलता है कि भाई दाम कम हो गया तो मैं जाके ले लिया? हेलो, नहीं बोलता, नहीं बोलता है सर कि दाम कम हो गया तो मैं जाके ले लिया, ऐसा कभी नहीं बोलेगा सर, बिकॉज इस प्रोडक्ट के साथ दाम कम होना या दाम ज्यादा होना मैटर नहीं करता है। ये एक लग्जरी प्रोडक्ट है, ये सीरियसली एक लग्जरी प्रोडक्ट है। एक रिंग के लिए 13 लाख खर्चा वही कर सकता है जिसके पास करोड़ों पैसा होता है, और जरूरी नहीं कि हर करोड़पति करता है, ये माइंड का मैटर है कि हमें डायमंड रिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। कोई बोलेगा नहीं भाई हम डायमंड रिंग क्यों ले, हम गोल्ड रिंग ले लेते हैं, कोई बोलेगा हम सिल्वर रिंग ले लेते हैं, मैन टू मैन वैरी करेगा। बट जो भी ये प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाएगा वो एक्चुअली लग्जरीनेस को देख के जाएगा कि हमें एक लग्जरीनेस चाहिए। ऐसे लग्जरी पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग्जरी डिमांड हर कोई कर सकता है, मन में तो सभी कोई सोचते हैं, कम या ज्यादा। हाँ पॉइंट क्या है सर, चलो मैं आपको बताया कि ये जो डिमांड क्रिएट होगा ये कॉन्स्पिशियस डिमांड क्रिएट होगा, इसे कॉन्स्पिशियस गुड कहते हैं। एक्सेप्शंस मीन अप्लाई हियर। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, पर डायमंड रिंग के केस में ऐसा नहीं होगा सर। डायमंड रिंग के केस में या डायमंड रिलेटेड प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होगा कि दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इसका दाम ज्यादा रहेगा फिर भी डिमांड रहेगा। जैसे कभी आप लोग ऑडी, BMW ऐसा कार का एडवर्टाइजमेंट देखते हो? हेलो, कभी देखा आप लोगों ने टीवी में या यूट्यूब में BMW ऐड दे रहा है? हाँ सर, कभी देखा क्या? नहीं। देखोगे भी नहीं सर, कभी नहीं देखोगे। और कभी ऐसा ऐड तो बिल्कुल नहीं आएगा कि BMW जो गाड़ी है उसका दाम कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कंपनी है, ठीक है। अब कभी ऐसा देखोगे नहीं सर, नॉट पॉसिबल। फाइंड योर BMW, ठीक है। तो फाइंड योर BMW कभी भी आपको ऐसा नहीं करेगा कि दाम कम करके आपको बुलाएगा कि भाई आओ BMW परचेस करो, बिकॉज ये प्रोडक्ट एक ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में आता है जो कॉन्स्पिशियस गुड्स है, जिसके पास पैसा होगा वही जाएगा, दाम कम होने के पीछे कभी नहीं भागेगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मारुति डिजायर, ठीक है। तो क्या गाड़ी ले सकते हैं, मारुति सुजुकी कार। आपको एग्जांपल देता हूँ, मानो कि कोई मारुति सुजुकी का गाड़ी है, उसका दाम 10 लाख चल रहा था, अचानक से वही गाड़ी आपको लिमिटेड एडिशन या कुछ बोल के आपको कोई कार
10 लाख का गाड़ी आपको 7 लाख 7.5 लाख में बोला, ठीक है, मानो सैलरी हो, मानो 6 लाख का गाड़ी है, आपको 5.5 या 5 लाख में दे रहा है, 1 लाख का बचत है, डिमांड बढ़ जाएगा। क्या ये लग्जरी है? कार के एंगल में देखो सर, क्या ये लग्जरी प्रोडक्ट कहलाएगा? कार के एंगल से सोचो, इसका दाम मानो 6 लाख चल रहा था, अचानक से मारुति सुजुकी कुछ ऑफर निकाला मार्केट में और 6 लाख का गाड़ी आपको 5,25,000 में दे रहा है, फिर भी 75,000 का सेविंग है सर, काफी अच्छा बात है, तो डिमांड बढ़ जाएगा इसका। तो इस कार के लिए जो एप्लीकेबल है, इस कार के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। दोनों फर्क देखो, दोनों ही कार है, पर दोनों कार की क्वालिटी और दोनों कार का फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके कंज्यूमर बिहेवियर बदल रहा है। यस और नो? टेल मी सर, फील कर पा रहे हो सर? फीलिंग्स आ रहे हैं कि नहीं? फीलिंग्स जरूरी है सर, इसी को कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मेन मतलब कैरेक्टर। इसमें क्या होता है? यस, कुछ कहना चाहते हो, बोलो सर। यस, किसी का अनम्यूट हुआ, बोलो क्या कहना है, कहना ही क्या, बोलो सर। किसी का अनम्यूट हुआ था, ओके ठीक है, सवाल हो तो कर सकते हो, नो इशू। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक्सेप्शंस मींस लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, डिमांड का जो मेन रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। एंड इफ द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, देन एट हायर प्राइस डिमांड विल बी हायर, दाम ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, एंड एट लोअर प्राइस डिमांड विल बी लोअर, कम दाम में डिमांड उसका कम हो जाएगा। In this case, the direct relation between price and demand is found. Price higher, demand higher. Price lower, demand भी lower. इसको ग्राफिकली प्लॉट करो ना सर, वेरी सिंपल। Look at this graph. Look at this graph. X axis and Y axis. मानो कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस को फिक्स कर दो, हाई प्राइस ही मान के चलते हैं, मानो कि 13 लाख का डायमंड रिंग, ठीक है, $13 लाख का डायमंड रिंग, ये प्राइस है, 13 लाख पे इसका डिमांड क्रिएट हो रहा है, 13 लाख पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, क्यू इज द क्वांटिटी डिमांड। जिस पॉइंट पे डिमांड क्रिएट हुआ उसी पॉइंट से आप अपवर्ड राइजिंग डिमांड का ड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि दाम ज्यादा है फिर भी डिमांड बढ़ा, डिमांड है उसका। माने नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल डिमांड कर्व में कि प्राइस 13 लाख से 10 लाख हो गया, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पर 10 लाख के ऊपर डिमांड बढ़ाने का बात करूंगा, फिर जाके उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। बट यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, दाम ज्यादा है फिर भी डिमांड है, लग्जरी गुड्स है। इस तरह का गुड्स को वेवलेन गुड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? वेवलेन इफेक्ट। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ऑल्सो नोन एज वेवलेन इफेक्ट। हु इज वेवलेन? इनका नाम है सर, वेवलेन का पूरा नाम क्या है मैं भूल गया, रॉबर्ट गिफेन है वेवलेन। एक सेकंड देख लेता हूं सर, ये वेवलेन सर का इकोनॉमिस्ट है सर, वेवलेन इफेक्ट, आई थिंक थॉर्स्टेन वेवलेन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ही इज द पर्सन। इनके नाम पे ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है सर, समझ रहे हो? तो एक्चुअली वेवलेन ने यही चीज देखा कि लग्जरी गुड्स के केस में, ठीक है, आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो इनके ऊपर इकोनॉमिक्स में। सर किताब नहीं खत्म कर पाते आप, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्यों बोलते रहते हो? अच्छा मत पढ़ो सर, मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट ग्रो होने से फर्क पड़ता है। थॉर्स्टेन बुंदे क्या नाम है, बंडे जो भी हो, पता नहीं सर क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, नाम है, बहुत पुराना बंदा है, 1857 से 1929, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, सो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इमर्ज एज द वेल नोन क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे अमेरिका में, और बेसिकली इकोनॉमिक्स में काम किए हैं।
इनका जो थियोलॉजी है वो वेबलियन थियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? वेबलियन थियोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये वेबलियन इफेक्ट के नाम पे ये कॉन्स्पिशियस गुड्स के ऊपर काम किया था। उन्होंने देखा था कि किस तरह से लग्जरी प्रोडक्ट का डिमांड दाम बढ़ने के बावजूद पब्लिक या कंज्यूमर जो है और डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनपे उसको प्रेस्टीज इफेक्ट आता है। सम कंज्यूमर मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कुछ कंज्यूमर ऐसे होते हैं सर जो दाम से ही हर चीज को तोलते हैं, दिखावा। यस, माने हो सकता है ओरिजिनली, बात को समझे, क्वालिटी भी ठीक ठाक है और दिखावा भी है, दोनों ही है, मतलब शो ऑफ वाइज भी ठीक ठाक और क्वालिटी वाइज भी ठीक ठाक, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा हो गया सर कि क्वालिटी जीरो, क्वालिटी जीरो लेवल में है पर शो ऑफ 100% है। आजकल तो ये मार्केटिंग हो गया कि अंदर कुछ हो ना हो पर शो ऑफ होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो, नॉर्मली शो ऑफ में वही लोग फंसते हैं, शो ऑफ में वो लोग फंस जाते हैं ना, क्वालिटी नहीं मिलता और शो ऑफ में फंस गया जिंदगी। सर ये जिंदगी बताता है, लाइफ सिखा देगा, डोंट वरी। मैं नहीं सिखा सकता, मैं शायद बोल सकता हूँ पर सिखा नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर एक्सपीरियंस होता है। यस सर, ये बात आप देख लेना, जिंदगी में सबसे ज्यादा सीखना एक्सपीरियंस देता है और कोई नहीं। ना माँ बाप दे सकता है, ना टीचर दे सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस में जो चीज सीखोगे, जानोगे, उससे बढ़िया नॉलेज और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ओके, तो सर सम कंज्यूमर मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, दैट इज इफ द कमोडिटी इज एक्सपेंसिव दे थिंक दैट इट हैज गॉट मोर यूटिलिटी। लोगों को ऐसा ही लगता है, जिसका दाम ज्यादा होगा उसका यूटिलिटी ज्यादा होगा। दे बाय लेस ऑफ दिस कमोडिटी एट लो प्राइस एंड मोर ऑफ इट एट हाई प्राइस। ज्यादा दाम पे ज्यादा लेगा, जिसका दाम ज्यादा होगा वो ज्यादा परचेस करेगा, जिसका दाम कम होगा वो कम परचेस करेगा। नॉर्मली रिच लोग ऐसे करते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि रिच ही ऐसा करे, पोर लोग भी ऐसे करते हैं। मैंने जो पोर इन द सेंस इकोनॉमिकली पोर, इकोनॉमिकली पोर, वो भी ऐसे करते हैं। दाम ज्यादा है तो उनको भी लगता है कि चीज अच्छा है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एक कंज्यूमर कैरेक्टर है सर, ये कंज्यूमर कैरेक्टर है, इसमें क्वालिटी वगैरह बाद में आता है। मेनली दाम ज्यादा होने से अच्छा होगा ये कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। बाकी डायमंड का एक अपना क्वालिटी है, मैं डायमंड इज नॉट द केस हियर, बट डायमंड से ये चीज एक दिखाया जा रहा है आपको। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन इज गिवन बाय वेबलिन एंड इट इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट और प्रेस्टिजियस गुड्स इफेक्ट। नॉर्मली डायमंड्स आर ऑफन गिव एज एन एग्जांपल ऑफ दिस केस, बट आप किसी भी केस में इस एग्जांपल को यूज कर सकते हो। मैंने तो BMW का भी एग्जांपल दिया। The higher the price of diamond, higher is the prestige value attached to them, and hence higher is the demand for them. जिसका दाम ज्यादा होगा उसका डिमांड ज्यादा होगा, ये खेल चलता है। दाम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। कल अगर आईफोन का दाम कम हो जाए तो शायद वो डिमांड ना रहे। हाँ सर, यस दैट्स ट्रू। ये दाम ज्यादा करके जो अपना क्वालिटी को मेंटेन करने का काम ये कर रहे हैं ना, ऑब्वियस बात है कि क्वालिटी मेंटेन करके दाम ज्यादा वो अलग बात है, बट कभी कभी क्या होता है ना, एक होता है सर, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है। चलो ठीक है, आप समझ गए, मैं ज्यादा और नहीं बोलूंगा। प्लीज टेल मी, कॉन्स्पिशियस गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना हाँ मुझे सर। बताओ। थैंक यू सर। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है जब हम लोग मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। मानो कपड़ा दुकान में वैराइटीज ऑफ क्लोथ या टी शर्ट या समथिंग कुछ हमें दिखाया जाता है। अब देखना दुकानदार ना हमसे खेलता है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा है ना, मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव है, उसका दाम 100 का ज्यादा कर देगा। मैंने एक टी शर्ट मानो 600 का भी है, सेम क्वालिटी का दूसरा कपड़ा जो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है उसका दाम कम करके 500 कर देगा, और किसी का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहेगा तो 600 कर देगा। मैंने क्वालिटी मैंने कलर कॉम्बिनेशन, क्वालिटी वाइज सेम है बट कॉम्बिनेशन वाइज ज्यादा है। तो लोग क्या सोचते हैं, जिसका दाम ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है, ये पब्लिक के मन में चलता है। ऐसा होता है सर, आप लोग भी जानते हो। ओके, बाकी ग्राफिकली पुट करो तो डिमांड कब अपवर्ड होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्पिशियस गुड्स। अब लोग 3 इडियट्स देखा है रे, 3 इडियट्स में इसका एक अच्छा कहानी है। 3 इडियट्स मूवी देखा आप लोगों ने?
पुराना हो गया आप लोगों के लिए, बट हम लोगों के टाइम पे बड़ा चला था, हम लोग तब कॉलेज वगैरह में थे। थ्री इडियट्स में एक्चुअली एक कैरेक्टर था जो सर उसका नाम है, एक्चुअली मैं बताता हूँ, इजी कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर है। ये कौन था जानते हो? ये एक्चुअली फॉरेनर था कोई, माने इंडियन है कि नहीं आई डोंट नो, बट दिखाया गया इस तरह का। ये इस मूवी में एक्चुअली ये आमिर खान जो रणछोड़ दास का कैरेक्टर किया था, करीना कपूर हीरोइन थे, लेकिन करीना कपूर जो हीरोइन थे उनके साथ ना इनका, मतलब मूवी के अंदर बता रहा हूं सर, ठीक है, इनके साथ इनका शादी फिक्स हुआ था, ठीक है। तो आमिर खान इसको प्यार करता था और अरेंज मैरिज था इनका। तो आमिर खान एक्चुअली इसको समझा रहा था कि भाई ये जो बंदा है ये प्राइस टाइगर है, माने हर चीज को दाम से तोलता है, माने बेसिकली ये कॉन्स्पिरेसी। तो इसका कुछ एग्जांपल दिया कि इसके शूज पे चटनी गिरा दिया तो फिर वो चिल्लाते मेरे 2.5 लाख की शूज, ठीक है। फिर अपने शेरवानी पे नहीं, हाँ शेरवानी पे चटनी गिरा दिया तो बोला 1.5 लाख की शेरवानी। फिर घड़ी जो है वो बताया 3.5 लाख की घड़ी है, तो फिर आमिर खान चिल्ला के बोलते हैं कि भाई मेरा तो 150 की है, सही टाइम बताते हैं। अगर आप लोगों ने मूवी देखा है तो शायद कनेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं देखा कोई बात नहीं सर। तो बेसिकली मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें जो कैरेक्टर थे, ये वाला इंसान का कैरेक्टर था, ठीक है, ये एक्टर का, ये बेसिकली करीना कपूर का फियांसे था और ये इनके साथ शादी होने वाला था। तो ये लोग चाहते थे कि ये तोड़ दे, मैंने आमिर खान बेसिकली चाहते थे और इनका दोस्त, ये माधवन का कैरेक्टर था जोशी का, सरमन जोशी का, ये लोग चाहते थे कि इनका शादी टूट जाए। और ये बेसिकली वही बताना चाहता कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज के ऊपर कि ये जो बंदा है ये हमेशा कहाँ चला गया भाई, ये वाला, ये हमेशा कॉन्स्पिशियस गुड्स की तरह बिहेव करता है, माने हर चीज को दाम से तोलता है, ठीक है। तो ये उसको समझाने का कोशिश कर रहा था और उसको एक बैड इमेज कैरेक्ट क्रिएट करने चाह रहा था। चलो ठीक है, बाकी जो मूवी देखा है वो समझ गया, जो नहीं देखा उनको लग रहा है सर पका रहे हैं, ठीक है। ऐसे गिफन गुड्स, चलो अनदर एक्सेप्शंस, गिफन, हु इज गिफन? सर ये भी अनदर इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम है सर रॉबर्ट गिफन, आयरलैंड के हैं सर। इससे हमें क्या लेना देना, कहीं का भी हो। ठीक है, जैसे वेवलेन अमेरिका का है, गिफन कहाँ का है देख लेते हैं सर। रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है, इन्होंने बताया था गिफन के बारे में, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या बताया था उन्होंने। तो रॉबर्ट गिफन जो सर ना, ये भी इकोनॉमिस्ट थे, इनका एक ऑब्जर्वेशन था कि मार्केट में दो तरह का गुड्स होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है लो क्वालिटी और एक होता है हाई क्वालिटी। सर आपको क्या पता लो क्वालिटी हाई क्वालिटी क्या होता है? सर ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मैन टू मैन वेरी करता है। मेरे लिए जो हाई लो है आपके लिए ना भी हो सकता है, या फिर आपके लिए जो हाई लो है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए वो ना भी हो सकता है, तब मैन टू मैन वेरी करेगा। जैसे मैं आपको शायद कभी एग्जांपल दिया था कि किसी के लिए बापूजी केक, मार्केट में जो नॉर्मल केक कोलकाता के मार्केट में रास्ते में चाय की दुकान में मिलता है, किसी के लिए बापूजी केक ही एक नॉर्मल गुड्स है, किसी के लिए मॉन्जिनीज या मियाँ मोरे का केक, मियाँ मोरे होता है ना सर, मियाँ मोरे का केक भी उसके लिए एक नॉर्मल है। तो कहना है कि सर कि ये जो किसके लिए कौन सा गुड्स लो क्वालिटी होगा और किसके लिए हाई क्वालिटी होगा ये डिपेंड करता है। और ये गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पूरा हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी के बीच का है। कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो क्या? यस सर, मुझे ऐसा लगा कि कोई अनम्यूट किया और कुछ सवाल हो तो बोलो। यस, दिशा, क्रिश, मानुषी, मानसी, बोलो। साहिल, रौनक, सोमनाथ, शुभंकर, तुषार, एनी क्वेश्चन सर? सुमित, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? ओके सर, ठीक है, तो फिर सुनो। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने जो एग्जाम्पल मैंने ऑब्जर्वेशन देखा था उसी के बारे में बता रहा हूं। इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली आयरलैंड में, या ब्रिटिश वर्कर बता रहे हैं सर,
तो ब्रिटिश वर्कर माने ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर तो आयरलैंड वगैरह आ ही जाता है। ब्रिटेन माने इंग्लैंड अकेला नहीं है, ब्रिटेन के अंदर और भी आयरलैंड वगैरह मिलके ब्रिटेन है सर। ब्रिटेन एंड इंग्लैंड इज डिफरेंट, ठीक है। ब्रिटेन, ठीक है। जब मैं ब्रिटेन लिखता हूँ तो इसके अंदर इसका मैप अलग है सर। ये देखो इसके अंदर, ये देखो कहाँ चला गया भाई ब्रिटेन। हाँ, ये वाला मैप से पता लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये आयरलैंड वगैरह भी आ जाता है ब्रिटेन के अंदर, वही मैं बताना चाह रहा था। दिस वन, ये यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड और ये वाला हिस्सा जो भी हो। चलो अब जियोग्राफी थोड़ी पढ़ाना है। तो यहाँ का इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने ना देखा कि वहां के लेबर के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। लेबर माने जो लोग डेली मजदूरी का काम करते हैं, ध्यान से सुनना। तो इन्होंने ना दो चीजों पे डिफरेंट किताब में डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पोटैटो में यहाँ पर शायद ब्रेड दिया है, बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। एक पोटैटो का एग्जाम्पल लेता हूँ सर, और एक चिकन का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पोटैटो मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आलू रे बाबा, आलू, ठीक है। और एक चिकन का ड्राइंग करना है। सर चिकन कैसे ड्रॉ करेंगे, मेरे को इतना ड्राइंग नहीं आता। जो भी हो, चिकन का पीस है, ठीक है। चिकन, ओके सर। ऐसे चिकन ऐसे दिखते हैं ना, लॉलीपॉप की तरह, एक ऐसे ऐसे चिकन लॉलीपॉप होते हैं, देखा हूँ मैं, ठीक है। खाता नहीं हूँ बट देखता हूँ, ठीक है सर। देखो जो भी है, तो एक चिकन पे एग्जांपल, चिकन और आलू के बीच में कंपैरिजन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि मार्केट में इन्फ्लेशन लगा है। हेलो, चिकन एंड पोटैटो वहां का लोग दोनों ही पसंद करते हैं, माने रेगुलर बेसिस में कंज्यूम करते हैं। पोटैटो भी कंज्यूम करते हैं, चिकन भी कंज्यूम करते हैं। ध्यान से सुनना बात को। जब मार्केट में इन्फ्लेशन आया, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इन्फ्लेशन होगा तो किसी एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है कि सारे प्रोडक्ट का दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन होता है? व्हाट डू यू थिंक? तो जब सबका ही बढ़ता है इन्फ्लेशन, सर। हाँ, मोटा मोटी सभी चीजों का दाम बढ़ने से हम उसे महंगाई कहते हैं, है ना सर? थैंक यू। जैसे आजकल टोमेटो का दाम बढ़ा हुआ है, आजकल टोमेटो का दाम बढ़ा हुआ है, 250 260 का केजी चल रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, क्या टोमेटो का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन कह सकते हैं, या फिर मार्केट में सभी वेजिटेबल्स का दाम अगर ज्यादा बढ़ता तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं? अगर सभी चीजों का दाम बढ़ जाता तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो एक अच्छा हुआ, मेरे ड्राइंग से अच्छा है कि आपको डायरेक्ट विजुअलाइज हो जाएगा। यहाँ चिकन दिख रहा है, जो चिकन खाते नहीं है उनको थोड़ा सा खराब लगेगा, बट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ सर, ठीक है। हटा दूंगा सर, जो वेजिटेरियन है उनको थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई बात नहीं। इधर चिकन का दाम देख लो, कितना बता रहे सर? 250 ग्राम चिकन 99 रुपीज। अच्छा इसको केजी में कर लेते हैं, 500 159, एक सेकेंड। अच्छा 159 माने 1 केजी चिकन का क्या दाम हुआ सर एज पर द बिग बास्केट? 159 माने कितना, 300 टका, 300 रुपीज केजी, ठीक है। आलू का दाम देखो, आलू का दाम क्या है? 32 केजी। चलो चंद्रमुखी बेस्ट क्वालिटी आलू है ये, मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी है ये, 32 रुपीज केजी। तो एक्चुअली रॉबर्ट गिफन ने क्या देखा कि आयरलैंड के लोग दोनों ही पसंद करता है, चिकन एंड आलू रेगुलर बेसिस में खाते हैं, लेकिन मार्केट में स्काई रॉकेटिंग दाम हो गया। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में ऐसा हालत हुआ सर, ऐसा सिचुएशन आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में थोड़ा ठीक हुआ है, बट वहां पर हर चीज का, आटा का दाम 150 टका केजी, हम लोग यहाँ पर 30 टका 35 टका 40 टका केजी आटा खाते हैं, पाकिस्तान 150 टका केजी खा रहा है सर। चिकन का दाम भी बहुत हाई है, अंडा, एग, हम लोग यहाँ पर 7 टका 8 टका पीस एग लेते हैं, पाकिस्तान में एक एग का दाम 20 रुपीज 25 रुपीज चल रहा था। अभी शायद थोड़ा सा ठीक हुआ है, क्योंकि कुछ पैसा मिला है उनको IMF से, एज वेल एज अरेबियन नेशन से, कुछ चाइना ने भी दिया, सब मिला के कुछ 10 बिलियन के आसपास मिला है।
थोड़ा सा भी इजीनेस चल रहा है, चलो अच्छा होना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए किसी को भी, लेकिन बदमाशी कम करें। आज अगर बदमाशी ना करता, भारत के पीछे ना लग के अपने इकोनॉमी की तरफ ध्यान देता, अपने पॉपुलेशन के प्रति ध्यान देता ना, आज ये दिन ना देखना पड़ता। आतंक फैलाने का पैसा इनके पास है, लेकिन देश के लोगों के लिए काम नहीं करना है। अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार एक पत्रकार ने पूछा था, अटल बिहारी जो भारत का प्राइम मिनिस्टर थे सर, बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी का ही। तो अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार एक पत्रकार पाकिस्तान में लाहौर में कोई सेमिनार में पूछ रहा है कि क्योंकि अटल बिहारी शादी नहीं किए थे, तो उनको पूछा था कि मैं रिसेंटली ये कहानी सुना सर, अटल बिहारी को पूछा कि आप कुंवारा है तो मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको शादी करना चाहता हूं और दहेज में कश्मीर लेना चाहता हूं। एक पाकिस्तानी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी को पूछ रहे हैं तो हम आपको पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप खूबसूरत मतलब हैंडसम भी हैं और बड़े नेता भी हैं, पर दहेज में कश्मीर लेना चाहते हैं। पाकिस्तान आपको पता ही है, हर बात बात में बिना कारण का कश्मीर, कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता इनको, लेकिन कश्मीर चाहिए तो फिर अटल बिहारी उनको बताते हैं कि ठीक है, मैं भी आपको शादी करना चाहता हूं, पर दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। समझ रहे हो सर आप? ठीक है, फिर पत्रकार चुप हो गया, बोले पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा लगता है। ये अटल बिहारी थे सर, ऐसे होता है देश का नेता, तुम कश्मीर मांगो पूरा पाकिस्तान मांग लेंगे। पर चुप हो गया, ठंडा हो गया। लेकिन पाकिस्तान का आज का हालत वैसा ही है। तो आयरलैंड में भी उन्होंने यही चीज देखा कि जब चीजों का दाम बढ़ता है तो जो चीज और महंगा हो जाता है। अच्छा आप मुझे बताओ, 300 टका का चिकन अगर 600 टका हो जाए और 32 टका का आलू अगर 64 रुपीज हो जाए, और एक वर्कर डेली 100 रुपीज कमाता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, या 200 टका कमाते हैं, सिर्फ तो खाएगा नहीं और भी खर्चा होता है घर का, डेली 200 रुपीज इनकम करता है, तो मोटा मोटी 99 रुपीज का चिकन खरीदते हैं और 32 टका का आलू खरीदते हैं और घर लेके जाते हैं। बट अगर यही आलू 300 टका से 600 टका केजी हो जाए, जो वर्कर डेली मजदूरी में 200 टका कमाते हैं, क्या उनसे पॉसिबल हो पाएगा चिकन खाना? प्लीज जवाब देना सर, क्योंकि वर्कर का डेली इनकम बढ़ा नहीं सर, वर्कर का डेली इनकम ग्रो नहीं किया, लेकिन मार्केट में चिकन का दाम बढ़ गया ड्यू टू इकोनॉमी प्रॉब्लम, प्रोडक्शन नहीं है, देश पूरा खोखला हो गया। जैसे पाकिस्तान का बात मैंने क्यों किया, अच्छा ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं, बट पहले आपको मैं गिफ एंड गुड समझा दूं एक बार। पाकिस्तान में क्या हुआ, जब इकोनॉमी खराब होता है तभी ये सिचुएशन एक्चुअली गिफेन ने देखा था। अब इकोनॉमी में महंगाई क्यों आता है, इसका वैराइटीज रीजन है। इसमें मैं पाकिस्तान का भी एग्जांपल ले सकता हूं, रिसेंटली श्रीलंका का एग्जांपल ले सकता हूं, इजिप्ट का एग्जांपल ले सकता हूं, कोलंबिया का एग्जांपल ले सकता हूं। सर कितना एग्जांपल लेंगे? नहीं सर एक ही लूंगा, सारा लेके तो पागल हो जाओगे आप लोग, मैं भी पागल आप भी पागल, फिर मुश्किल हो जाएगा। इतना एग्जांपल लेके क्या करोगे, सारा प्रैक्टिकल बातें माथा खराब कर देगा। लेकिन इतना समझो कि चिकन 300 से 600 हो गया, मानो कल इंडिया में ही अगर हो जाए तो इंडिया में भी लोगों को दिक्कत होगा। कोरोना में नहीं हुआ था क्या? तो 300 का चिकन 600 का हो गया, 32 का आलू 64 का हो गया, डबल हो गया सारा। अच्छा डेली वर्कर क्या करेगा, चिकन खा पाएगा? प्लीज इतना बताओ। नो सर। नहीं। सिंपल आंसर इज नो सर, चिकन में क्रॉस लग जाएगा। अच्छा आलू का भी तो दाम बढ़ा है, तो क्या आलू का डिमांड भी कम हो जाएगा? नहीं सर, वो लोग खाएंगे उसको। आलू खाएगा? हाँ सर। क्यों? आलू और सोयाबीन। आलू खाएगा सोयाबीन खाएगा, वेरी गुड, तू पकड़ लिया बात मेरा, वेरी गुड सर। तो 32 का आलू 64 का हुआ है, मतलब दाम इसका भी बढ़ा है। थैंक यू सर। अच्छा नॉर्मली डिमांड क्या कहता है, दाम बढ़ने से डिमांड गिरता है कि बढ़ता है? जब 32 का चीज 64 का होगा, दाम बढ़ने से डिमांड कम होता है कि ज्यादा होता है? सर तो बेसिक फूड कम कम होता है। हाँ बोलो सर। कम होता है।
नॉर्मली, वेरी गुड सर, जब दाम बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, चिकन में तो आपने क्रॉस लगा दिया, एंड आप एकदम बिल्कुल सही हो आप लोग, चिकन में क्रॉस लग गया कि चिकन नहीं खा सकता। लेकिन आप लोगों ने ये भी बोला सर कॉमन सेंस में कि सर आलू तो खाएगा, तो फिर ये ऑपोजिट नहीं हुआ कि जिसका दाम बढ़ा उसका डिमांड बढ़ गया। आलू 32 से 64 हुआ फिर भी दाम बढ़ा, बिकॉज मैं यहाँ पर सोयाबीन को नहीं लाऊंगा, सिर्फ आलू पे ही बात करता हूँ। मान के चलते हैं, देखो सर कुछ चीजें कांस्टेंट करना पड़ता है, सारा चीज वेरिएबल कर देंगे तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। आलू और चिकन मानो दोनों ही मिलता है मार्केट में, और लोग भी वहां का वही खाता है। मैं यहाँ पर कोई तीसरा प्रोडक्ट, प्याज, सोयाबीन, एनी अदर प्रोडक्ट को मैं साइड करता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पर पूरा कंपैरिजन सिर्फ आलू और चिकन पे हो रहा है, तो चिकन का भी दाम बढ़ा, आलू का भी दाम बढ़ा, पर चिकन में क्रॉस लग गया, पर आलू पे क्रॉस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भूखा तो नहीं सोएंगे ना। तो अगर पहले 1 केजी आलू खाता था, अब शायद 2 केजी आलू खाएगा। क्यों? चिकन को तो सब्स्टिट्यूट करना है, पेट तो भरना है, पेट तो भरना है ना सर। लेकिन चिकन नहीं खा सकते, क्यों? क्योंकि चिकन 600 टका केजी है, बट आलू 64 टका केजी है, तो कॉम्पेरेटिवली आलू सस्ता है। हेलो, कॉम्पेरेटिवली आलू सस्ता है, इसलिए आलू का डिमांड बढ़ जाएगा। तो बात क्या है सर, ओवरऑल गिफेन का कॉन्सेप्ट क्या है सर, और ये एक्सेप्शनल क्यों है? ध्यान से सुनना। जब मार्केट में महंगाई आता है तब चिकन का भी दाम बढ़ा, 300 का चीज 600 हुआ, आलू भी 32 का चीज 64 हुआ। द बिग क्वेश्चन इज दैट कि जब महंगाई आता है हर चीज का दाम बढ़ता है, आलू का भी दाम बढ़ा है, चिकन का भी दाम बढ़ा है। अच्छा, यहां पर अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो किसे हाई क्वालिटी रखेंगे, चिकन और आलू के बीच में? प्रोटीन के हिसाब से कौन सा ज्यादा प्रोटीनियस है? क्वालिटी चिकन। चलो, तो हम इसको बोलेंगे सुपीरियर गुड्स और इसको बोलेंगे इंफीरियर गुड्स। नॉर्मली इंफीरियर माने लो क्वालिटी होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आलू लो क्वालिटी है। कॉम्पेरेटिवली अगर मैं सुपीरियरिटी के एंगल से सोचूं तो चिकन इज सुपीरियर देन पोटैटो एंड पोटैटो इज इंफीरियर कंपेयर टू चिकन। तो सुपीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, भले ही इंफीरियर गुड्स का दाम बढ़ा हो। एंड यहां पर गिफेन गुड्स कहलाता है पोटैटो को। नाउ पोटैटो गिफेन क्यों? क्योंकि पोटैटो इंफीरियर है, पोटैटो का दाम भी बढ़ा है, इंफीरियर होने के नाते भी पोटैटो का दाम बढ़ा है, बिकॉज मार्केट में हर चीज का दाम बढ़ा है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू महंगाई। लेकिन सुपीरियर के कंपैरिजन पे इंफीरियर का डिमांड बढ़ा है, बट इंफीरियर का भी दाम बढ़ा है। और दाम बढ़ के डिमांड बढ़ना एक्सेप्शंस है, दाम बढ़ने से नॉर्मली डिमांड नहीं बढ़ता है सर, दाम बढ़ने से डिमांड घटता है। लेकिन इंफीरियर होने के नाते दाम बढ़ा है फिर भी डिमांड बढ़ा है कंपेयर टू चिकन, इसीलिए आलू इज द गिफेन गुड्स हियर। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि ऑल द इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफेन। ध्यान से सुनना, ऑल द इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफेन, बट ऑल गिफेन, जो भी गिफेन होगा उसे इंफीरियर होना पड़ेगा, बट ऑल गिफेन गुड्स आर इंफीरियर। ऑल द इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफेन, बट ऑल गिफेन गुड्स आर इंफीरियर। माने इंफीरियर होने से वो गिफेन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंफीरियर हो सकता है कोई प्रोडक्ट, लो क्वालिटी हो सकता है, बट गिफेन होने के लिए कंपेयर होना जरूरी है। जब हम आलू के साथ चिकन को कंपेयर कर रहे हैं तब वो इंफीरियर है, अदरवाइज नहीं।
सॉरी, तब वो गिफन है। मैंने जब चिकन के साथ पोटैटो को कंपेयर किया तो कंपेरेटिवली चिकन इंफीरियर हुआ, और इंफीरियर होने के बाद भी उसका डिमांड बढ़ा, तब वो गिफन हुआ। तो गिफन जब होगा तो इंफीरियर तो होगा, बट इंफीरियर होगा तो गिफन होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कोई डाउट है तो बोलो, और समझ में आया तो भी बोलो। अब जो मैंने आपको समझाया यही बात यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोला है। Given goods are those goods which are considered inferior by consumers, and examples of such goods are low quality of rice and wheat. यहाँ पर rice and wheat में बात किया है। Sir Robert even found that when price of bread increased, the British worker purchased more bread, not less of it. This was something against the law of demand. Why did this happen? The reason given for this is that when the price of bread went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down the consumptions of meat and other more expensive foods. Since bread, even when its price was higher than before, was still the cheapest food article, people consumed more of it and not less when the price went up. Such goods which exhibit direct price demand relationship are called given goods. In case of a given goods, demand curve will upward sloping to the right. गिफन गुड्स में अगर आपको पूछे कि गिफन गुड्स का डिमांड कर्व कैसे होते हैं, गिफन गुड्स का डिमांड कर्व ऐसा ही होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉन्स्पिशियस या वेवलेन का क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्वेश्चन होता है एमसीक्यू, फेमस क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में फेमस क्वेश्चंस है, आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि कैसे होता है डिमांड कर्व, कैसे होता है कॉन्स्पिशियस गुड्स का डिमांड कर्व बताओ। सो इफ यू डोंट नो द कॉन्स्पिशियस गुड्स कॉन्सेप्ट, आपको डिमांड कर्व भी समझ में नहीं आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग है सर, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा है। जो रेगुलर क्लास सुनेगा वो समझ जाएगा, बट जो नहीं सुनेगा या थोड़ा सा बदमाशी करेगा वो फंस जाएगा, और कुछ नहीं। रट्टा लगा के नहीं हो सकता, कितना रटोगे, कितना मगज करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो इजी जवाब दे सकते हो। आशा करता हूँ गिवन गुड क्लियर। हेलो, कह दो सर हाँ या ना, कह दो। यस सर। थैंक यू सर। आई थिंक कभी नहीं भूलना चाहिए, हाँ कभी नहीं भूलना चाहिए। कैसे भूल सकते हैं आप सर, मेरा ब्रेन आपका थोड़ी अधिकार है, हम किसको भूले और किसको याद करें। अच्छा सर ठीक है, आपका ब्रेन आप यूज करो। अच्छा, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। सर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी क्या होता है? जैसे आप लोगों के अंदर ये इच्छा बहुत होता है, सर चार्ज कर रहे हो आप? हाँ सर चार्ज कर रहा हूँ। दोस्तों के पास मोबाइल फोन रहने से एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के पास मोबाइल देख के या आईफोन देख के अंदर से फीलिंग आता है, घर जाके पापा को बोलता है कि देखो बैनर्जी अंकल उनके बेटे को मोबाइल फोन खरीद लिया। फिर चैटर्जी अंकल का बेटा चैटर्जी अंकल को जाके पूछता है कि आमाई क्या ना देवे ना शर्मा जी का बेटा आईफोन लेके स्कूल जा रहा है, तब गुप्ता जी का बेटा चिल्ला रहा है, गुप्ता जी को बोल रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, बोल रहा है पापा शर्मा अंकल ने मतलब उसके लड़के को आईफोन दिया। तो गुप्ता जी क्या उसका बेटा को आईफोन देगा? वो उसका बेटा सवाल करता है, चाहिए उसको बेसिकली। एंड ये जो डिमांड है ना, इस डिमांड को कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज कहते हैं। दूसरों के पास देख के डिमांड करना, कुछ माइंड मत करना, ये हमारे समाज में हर किसी का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है। सर मैं थोड़ा सा अपना सोशल ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। जैसे लेडीज में एक सो कॉल्ड टिपिकल लेडीज, सर मतलब लेडीज माने खराब ऐसा बात नहीं है, माँ बहन जो होते हैं सर, माँ बहन ही सब कुछ होते हैं हमारे जिंदगी में, बट एक टिपिकल लेडीज एटीट्यूड में आपको बता रहा हूँ। हंसने वाला बात है, बुरा मत मानना सर। सर आप पर्सनल बात कर रहे हो, नहीं नहीं सर, इकोनॉमिक एंगल से बता रहा हूँ, बट डोंट टेक इट इन अ बैड सेंस प्लीज। हाँ ये सर आप लड़की लोगों का खराब आदत बता रहे हो, नहीं खराब कहाँ बोला मैंने सर, सुन लो पहले सुन लो। एक टिपिकल लेडीज डिमांड होते हैं। जैसे कोई लेडीज अगर किसी के घर पे जाते हैं, टिपिकल हर लेडीज में नहीं होता बट टिपिकली होता है, मानो किसी का किचन देख लिया, ठीक है, आजकल क्या किचन बोलते हैं ना उसको, अरे
अरे एकदम पूरा एकदम टॉप टू बॉटम, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ बोलो सर। तो उसका एक नाम होता है, किचन अरे डेकोरेशन होता है, मैंने एक्चुअली कंप्लीट डेकोरेट करके देखा, होम डेकोर टाइप का, उसका एक नाम है, क्या किचन बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ। हाँ 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 बोलो सर, की बोलिए एक बार बोल। मॉड्यूलर। मॉड्यूलर किचन, सॉरी सर, हाँ मुझे लैंग्वेज याद नहीं आ रहा था। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल ये मॉड्यूलर किचन का बड़ा जमाना चल रहा है, ठीक है। तो जिस तरह का, जैसे एक कंपनी भी बनाया सर, होमलैंड बोल के, ऐसे लोकल में भी काफी लोग हैं। तो मानो कोई लेडीज किसी के साथ किसी के घर गया, ठीक है, घर में जाके देखा भाई क्या किचन बनाया, देखो हमारे घर पे भी ऐसा करना है। वो ये नहीं देखेगा कि हस्बैंड के पास पैसा कितना है, कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो बाद में पहले आके बोलेगा कि उसका किचन अच्छा है, हमारा किचन अच्छा नहीं है, उसका बेडरूम अच्छा है, हमारा बेडरूम अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं टिपिकल बात कर रहा हूँ सर, पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, आप ऑब्जर्व करना, मैं ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। लड़का का भी बहुत अलग चीज होते हैं, वो कभी मौका मिलेगा तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। बट ये टिपिकल एक लेडीज एटीट्यूड होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी में इफेक्ट करता है, और यही एक्चुअली कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज हैं, दूसरे को देख के हमें भी चाहिए, ठीक है। चलो सर, थोड़ा लिमिट के रह के बात करूंगा, अब कोई गलत चीज में बात तो नहीं कर सकता, वही है। द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज इफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ए सोशल ग्रुप। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ ए सोशल ग्रुप, यही चीज मैं बताने के लिए बता रहा था, ठीक है। These goods due to their constant usage have become necessities of life. For example, the price of television sets, refrigerator, coolers, cooking gas, etc. have been continuously rising, but their demand does not fall. ये जो भी चीजें हैं ना, टीवी सेट्स, आईफोन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कुकिंग गैस, ये ना हार्डकोर नीड नहीं है जिंदगी का, ये जिंदगी का हार्डकोर नीड नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, बट फिर भी दिन पे दिन इसका डिमांड बढ़ रहा है। क्यों? वही बोला ना, बगल वाले अंकल के घर में है, आंटी के घर में है, तो हमें भी चाहिए। मेरे दोस्त ने लिया तो मुझे भी लेना है। आजकल गाड़ी लेने का, अब लड़का लोगों का बाइक का एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो आप लोग बुरा नहीं मानना, ठीक है। किसी ने रॉयल एनफील्ड लिया तो बगल वाला सोचता है कि मेरे को भी लेना है, वो अपना गर्लफ्रेंड को लेके उड़ रहा है, मैं भी उड़ूंगा, ये लड़का वाला है सर सही बोला मैंने शायद, ठीक है। अब रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल इसलिए देना, रिसेंट ट्रेंड में रॉयल एनफील्ड का सेल बहुत बड़ा है, और इसके पीछे मेन रीजन है वो एक दूसरे को देख के लेना। कोई भी गाड़ी ले सकते थे, बट रॉयल एनफील्ड क्यों? हाँ, एक मर्दाना एटीट्यूड होता है ना रॉयल एनफील्ड में, ठीक है, वो मर्दाना दिखाना है लड़का लोगों को, ऐसे लड़का लोगों को होता है, वो हमेशा प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि वो लड़का है आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट अबाउट द मर्दाना एटीट्यूड। चलो ठीक है सर, खराब चीज है क्या? आप खुद लड़का होके बोल रहे हो, मैं खराब बुरा का बात ही नहीं करता, ठीक है, जो भी है सोसाइटी में वो बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्त ने लिया तो मुझे भी लेना है, बस यही एटीट्यूड है। अच्छा आप स्कूटी ले लेते हैं आपका, आपके पास थोड़ा बजट भी कम है, और आप थोड़ा सा, आपका इकोनॉमी स्ट्रांग, मानो आपका दोस्त मंथली 2 लाख सैलरी पैकेज में काम कर रहे हैं, आपका सैलरी है 70,000। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो बंदा 70,000 मंथली सैलरी में काम कर रहे हैं और जो 2 लाख सैलरी में काम कर रहे हैं, उनके एक्सपेंस में डिफरेंट तो होगा। पर लड़का लोग ना फंस जाते हैं, वो 2 लाख के साथ कंपटीशन करेगा। एक बुलेट कितना तेल सर्विस देता है? 1 लीटर तेल डालो, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक प्रॉपरली नहीं जाता, ठीक है, नहीं उससे थोड़ा ज्यादा ही जाता है, 20-30 किलोमीटर देता है, ठीक है, 20-30 किलोमीटर रेंज दे देगा। अरे आप स्कूटी ले लो, आपकी इनकम के हिसाब से सही रहेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्कूटी लेने से आपको 60 किलोमीटर का माइलेज मिल जाएगा, 1 लीटर तेल भरने से 60 किलोमीटर जाओगे, यहाँ पर आपको 2 लीटर तेल भरना पड़ेगा। ऊपर से बाइक का दाम भी फर्क है, ये बाइक आपको 1.5 लाख में मिलेगा, 2 लाख में मिलेगा, आप स्कूटी कम से कम 1 लाख के अंदर तो ले सकते हो, 80,000 90,000 में भी मिल जाता है। लेकिन वैसा नहीं सोचता है ज्यादातर लोग, उसने लिया मुझे भी चाहिए। अंडरस्टैंड हो गया सर? अब टीवी फ्रिज तो पुराना बात हो गया सर, टीवी फ्रिज तो पुराना बात हो गया, इसको कहते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। इसी तरह से
प्रोडक्ट का डिमांड राइज करता है। किसी के घर में अगर टीवी नहीं है, मतलब सॉरी फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सोसाइटी में अपडेट नहीं है, क्या कर रहा है, टीवी एक एसी तक नहीं लगाया घर पे फ्रिज नहीं है, मतलब तुम इंसान नहीं हो। हाँ सर, ऐसा ही एटीट्यूड है लोगों का। अगर किसी के घर में बेसिक फ्रिज नहीं है, उसको लगेगा कि फ्रिज नहीं है आज के जमाने में, कहाँ हो। अरे जिया नहीं जाए तेरे बिन, तुम बिन जिया नहीं जाए, मन ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, चलो और भी कुछ पॉइंट्स है, सुन लो। दाम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, शेयर मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। It has been observed that when prices are rising, households expecting that the price in future will be still higher tend to buy larger quantities of commodities. When there is an expectation that price of share would rise in future, then the demand for the same rises at present. अगर किसी को पता लगता है कि फ्यूचर में शेयर का दाम बढ़ेगा तो आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ये शेयर में भी होता है, दूसरी चीजों में भी होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में होता है। अगर फ्यूचर में दाम बढ़ेगा तो आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली एक्सेप्शन हो गया ना। अच्छा, इर्राशनल एंड इंपल्सिव परचेस। इर्राशनल एंड इंपल्सिव माने कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, ये मैन टू मैन वैरी करता है, बट ये भी एक कैरेक्टर है, कंज्यूमर कैरेक्टर। खर्चा करने से पहले सोचता नहीं है, बार्गेन भी नहीं करता। एटीट्यूड ऐसा है जैसे अंबानी का बेटा है, बट हो सकता है कि वो एक्चुअल में बम्बानी का बेटा। सर, अंबानी मने रिच कहने का मतलब है, और बम्बानी मने मैं गरीब बाप का बेटा का बात कर रहा हूँ, ठीक है। बम्बानी माने पोर बाप का बेटा, अंबानी माने रिच बाप का बेटा। सर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, आप गरीब बाप के हो या रिच बाप के, डजंट मैटर, कैरेक्टर है ये, कंज्यूमर कैरेक्टर। सर बाप पे नहीं जाना, अरे मैं प्लीज डोंट टेक इट एज ए स्लैंग हो, यहाँ एग्जाम्पल है, खराब हालत मतलब एंगल से मत लेना। फिर बोलेगा सर बाप पे मत बा, अच्छा ठीक है पापा चलेगा, पिताजी पिताश्री चलेगा, ठीक है। ओके, इर्रेशनल इंपल्सिव परचेज कैसे होते हैं ना, मैं देखता हूं सर, कभी कभी मैं भी कर लेता हूं, अच्छा नहीं है बात, बट मैं उतना भी नहीं करता। कुछ लोग है दुकान में जाते हैं, इवन डेली सब्जी मार्केट में, कभी पूछता तक नहीं है सब्जी वाले को कि वेजिटेबल का क्या रेट चल रहा है, जो भी बोलता है देके आ जाता है, बार्गेन तो छोड़ो, पूछता तक नहीं है। इसको बोलते हैं इंपल्सिव परचेज, बिकॉज उनको पैसे के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इकोनॉमी के बारे में आइडिया लेना नहीं चाहता। इसका दो रीजन हो सकता है, या तो उनको कमाना नहीं पड़ता, या फिर अगर कमाता है तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो उनको कमाना नहीं पड़ता, कमाते कोई और है, माने घर पे कोई दूसरे हैं जो कमाता है, उनको कमाने के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है कि कितना मेहनत करके घर पे पैसा आता है। या फिर दूसरा एटीट्यूड है, पूछेंगे तो लोग क्या सोचेगा। देखो दाम पूछते हैं, हम दाम नहीं पूछते। कुछ ऐसे इर्रेशनल एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, हमारे अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, दाम पूछेंगे तो लोग क्या बोलेगा, चलो चलो छोड़ो दाम नहीं पूछते। बट दैट्स इर्रेशनल एटीट्यूड, ठीक है, इलॉजिकल। इर्रेशनल माने इलॉजिकल, इंपल्सिव परचेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, सारा दिन शॉपिंग ऐप में बैठे रहते हैं, जब भी देखो मिंत्रा ओपन है, जब भी देखो कुछ ना कुछ घर में पार्सल आ ही रहे हैं। हाँ सर, ऐसा होते हैं, सोचते भी नहीं है कि कल क्या होगा। कोई कोई तो अपना बच्चे का स्कूल का फीस देना भूल जाते हैं, लेकिन मिंत्रा में अपना शॉपिंग चल रहा है। मजाक नहीं कर रहे सर, सीरियस इश्यूज है सोसाइटी में, ठीक है। Impulsive purchase means purchase by impression. At times, consumer tend to make impulsive without any cool calculations about price and usefulness of the product. मतलब सच में प्रोडक्ट कोई काम का है नहीं है, पैसा बेकार जाएगा, ऐसा जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बस लेना है। समझ रहे हो? तो ये भी तो एक तरह का, प्राइस ज्यादा भी है तो भी ले लेना, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फेल करता है। यानी लॉ ऑफ डिमांड का जो रूल्स है उसके साथ नहीं जाता। बट ये कंज्यूमर बिहेवियर पर डिपेंड करता है, हर कोई ऐसा नहीं करता, पर कोई कोई है। आप देखना, आप में से कोई फ्रेंड ऐसा है, या आप में से किसी का ऐसा एटीट्यूड है? अच्छा आपका ना, चलो नेगेटिव बातें हैं,
कोई देखे हो आप लोग ऐसा इम्पल्सिव परचेज करने वाला? बोलो, ऐसा लोग देखा आप लोगों ने? हाँ, কে বলছে বুঝতে পারছি না। হ্যালো, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে কি? রনক বলছিস নাকি? सर आवाज नहीं हेलो। हाँ सुमित बोल। अरे सर हमारे यहाँ तो रेगुलरली होता है सर मार्केट में। मम्मी के साथ जब ऐसा जाता हूँ तो हाँ तो सामान कुछ है जो दाम है बस दे के काम भर का लेके आ जाते कुछ लोग सर मैं देखा कोरोना टाइम पे, देखना कोरोना टाइम पे क्यों कभी कभी ऑटो में इतना भाड़ा दे देता है। मैं नाम नहीं लूंगा, कोई कास्ट का यूज नहीं करूंगा सर, ये सब गलत बात हो जाएगा, आप लोग भी यूज मत करना। बट कुछ लोग ऐसे हैं, ऑटो वाले को ऐसे बोलते हैं, अरे दादा चलो ना, आपको मतलब मानो भाड़ा है 10 टका, वो ऑटो वाले को बोलेगा हम तुमको 20 दे देंगे, तुम चलो। फिर ऑटो वाले भी ना हमेशा दूसरे लोगों से भी यही डिमांड करते हैं, 20 टका देंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं। ये कैसा बात हुआ भाई? ऑटो एक रूट में चल रहा है, उसका एक रेट है सरकारी, तो ये भी तो एक तरह का गलत चीजें हैं। प्लीज डोंट, किसी को, सबको आइडिया है, जो कोलकाता के हैं दे ऑल नो कि ऑटो वाले लोग रात को क्या करते हैं, ठीक है? थोड़ा रात 8 बजे के बाद चालू हो जाएगा ऑटो वाले लोग, ठीक है? रविवार के दिन तो सर शाम को 6 बजे के बाद चालू हो जाएगा। रूट का भाड़ा 10 टका होगा तो डिमांड करेगा 20 टका, 25 टका, ठीक है? और ये कुछ लोगों ने ये एक्चुअली कल्चर डेवलप किया है। देयर आर सम सर्टेन पर्सन्स, एक पर्टिकुलर लोग हैं, मुझे पता है वो लोग कौन है, बट मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ठीक है? चलो ठीक है, गलत हो जाएगा सर। जिसको पता है, नॉलेज है, वो अपने मन में रखे, समझ गए? समझदारों को इशारा काफी है। अच्छा, डिमांड फॉर नेसेसरीज, डिमांड फॉर नेसेसरीज, इन केस ऑफ नेसेसरीज। अच्छा, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना सर, एक बात, मैं इकोनॉमिक्स के एंगल से बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन यूज कर रहा हूँ, किसी को पर्सनली ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा है, हो सकता है सर, क्योंकि जिंदगी का बात है तो कनेक्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है कि कोई गलत बात ही आपको लगा कि सर मेरे को बोल रहे हैं। सर मैं किसी को पर्सनली जानता ही नहीं हूँ, ठीक है? सो अगर किसी को गलत कारण से किसी को ऐसा लग रहा है तो प्लीज मेरे को बुरा मत मानना सर, ठीक है? क्योंकि मैं इस तरह का कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स जो कहना चाहता है वो बता रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं सर, ठीक है? अब मैं किसी का बुरा आदत है उसको बदलने के लिए मैं ठेका थोड़ी लेके रखा, नहीं सर, ठीक है? जिसका जो भी है रहने दो, उनके घर वाला समझेगा। सर ये तो इररिस्पॉन्सिबल बात हो गया। नहीं सर, आजकल किसी को कुछ बोल नहीं सकते, ज्यादा बोलने से बोलेगा आपको क्या। डिमांड फॉर नेसेसिटीज, हाँ सर, ये भी एक चीज है। जब नेसेसिटीज होता है ना, हम लोग दाम के बारे में नहीं सोचते। आपके घर में, आपका रिलेशन में रिलेटिव का तबीयत खराब है और मार्केट में मेडिसिन का अभाव है या मेडिसिन प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, आप दाम के बारे में सोचोगे तब ज्यादा कि बहुत दाम बता रहे हैं? नहीं ना, जो भी दाम होगा ले लेगा, क्योंकि घर में अपने क्लोज वन का बहुत तबीयत खराब है, ठीक है? तो डिमांड फॉर नेसेसरी, स्पेकुलेटिव गुड्स, द लॉ ऑफ डिमांड आल्सो डज नॉट अप्लाई इन शेयर मार्केट बिकॉज व्हेन प्राइस आर राइजिंग मोर विल बी डिमांडेड। अच्छा, और एक होता है इग्नोरेंस इफेक्ट, जैसे ये इर्रेशनल का ही एक दूसरा पार्ट है। इर्रेशनल में कॉन्सेप्ट अलग है। इर्रेशनल में क्या है, वो अपना रुतबा दिखाना चाहता है, ठीक है? या फिर रुतबा नहीं बोलेंगे, मे बी दूसरा कुछ लैंग्वेज हो सकता है। इलॉजिकल मतलब उतना सोचना नहीं है, इंपल्सिव मतलब कुछ भी रैश टाइप का। इग्नोरेंस मतलब उसको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। जैसे मेरे साथ ऐसा होता है, कभी कभी चीट हो जाता हूँ। That the household has perfect knowledge about price and quality of the goods. Generally ऐसा होता है. However, in real practice, household may demand larger quantity of a commodity even at a higher price because it may be ignorant of the ruling price of the commodity. ऐसे रिसेंटली मैं एक जगह में, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है सर। मैं ये संडे को एक रिलेटिव के घर में, आप लोगों को मैं बोला मेरा ग्रैंड मदर का तबीयत खराब है, नानी का, तो मैं उनको देखने के लिए गया था। तो मैं एक कैब करके गया था, टैक्सी करके गया था। तो टैक्सी वाले मेरे से 2000 टका भाड़ा ले लिया अप डाउन का। हाँ, ऑब्वियसली वेट भी किया था बीच में। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि मार्केट रेट हार्डली जो रूट मैंने कवर किया
हार्ड डिस्क 1600 रुपया होना चाहिए था, 400 टका मेरे से ज्यादा लिया। तो ये मेरे कारण से ये इग्नोरेंस इफेक्ट था। बाद में मुझे पता चला कि हाँ सच में, मैं कैलकुलेशन भी किया, ठीक है, लेकिन जब मैं सुबह निकला था इतना बारिश हो रहा था, संडे सुबह बहुत बारिश हुआ था 11-12 बजे के आसपास, तो मैं सोचा था कि यार मुझे खबर आ रहा था कि तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रहा है, तो मैं पहले सोचा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे, फिर पता चला कि बस नहीं मिल रहा है, फिर मैं टैक्सी किया, लेकिन थोड़ा लंबा रूट है, तो मैं बार्गेन किया, बट बार्गेन करके भी मैं ज्यादा दे के आया। मैंने, समझ रहे हो आप, गड़बड़ हो गया। फिर बाद में मामा से बात हुआ, मामा बोला तेरे को छीन लिया आज। बोली ठीक है जाने दो यार, हर बार पैसा जो चला गया वो चला गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। एक्चुअली उस रूट में हार्डली 1500 होना चाहिए था, 1600 होना चाहिए था, 2000 नहीं होना चाहिए था, 500 टका ज्यादा ले दिया। तो दैट्स ए इग्नोरेंस इफेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया कि ऐसा कब कब ऐसा हो सकता है कि डिमांड कब अपवर्ड राइज हो, और ये सारा केस एक्सेप्शंस को डिनोट करता है। यस सर, क्लियर, बोलो सर। समझ आ गया सर, समझ आ गया सर, बोलो। यस सर। थैंक यू सर। बस 2-3 बात याद रखना सर, इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक में, एक कॉन्स्पिशियस गुड्स या वेवलन इफेक्ट, गिफन गुड्स। अच्छा, गिफन गुड्स के अंदर से एक टॉपिक बार बार पूछते हैं, ऑल दी inferior goods are not given but all given goods are inferior, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब डिपेंड करता है, कभी किस्मत खराब हो तो ये सब सवाल करते हैं, बट ये 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है, तो दीज आर द मेन एरिया। ओके सर, अब आ गए हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड पे। मैंने डिमांड कब एक्सपांड करता है और डिमांड कब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है, जिसको बंगाली में या हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बाधा पाना। बाधा समझते हो, हाँ, मैंने रोक टोक आ गया, बाधा, ये वर्ड बंगाली में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। मैंने एक्सपैंड नहीं करेगा। अच्छा, जैसे अब यहाँ पर चीज समझने वाला है सर, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सर अभी गियर शिफ्ट करो, हम लोग अभी और एक्सेप्शंस में नहीं है, हम लोग अभी डिमांड कर्व के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में बात करेंगे, मूवमेंट या चेंज इन डिमांड। तो नॉर्मली डिमांड का जो चेंजेस होता है वो प्राइस के कारण होता है। नॉर्मली डिमांड का जो चेंजेस होते हैं वो प्राइस के कारण होते हैं। जैसे फ्रीडम सेल चालू हो गया ना, फ्रीडम सेल चालू हो गया, फ्लिपकार्ट में या अमेजन में विजिट करते हैं, कहाँ विजिट करें, अमेजन, देखते हैं अमेजन में फ्रीडम सेल चालू हुआ, कुछ बता रहे क्या। रियलमी नर्जो 65 की स्टार्टिंग 17,999, गेट एडिशनल 1000 ऑफ विद कूपन। अरे यार इसको नहीं, चलो कहाँ पर देखने से ऑफर मिलेगा, फ्लिपकार्ट में। तो जैसे एग्जांपल लेना चाहता हूँ, अरे बाबा फ्लिपकार्ट में लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ है, साइट ओपन नहीं हो रहा है, मुझे से कुछ सेल चल रहा है क्या फ्लिपकार्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है फ्लिपकार्ट का साइट सर्वर डाउन है, कुछ तो बात है सर, फ्लिपकार्ट का साइट डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है जो भी हो। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, चलो मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डे, अरे चलो आज से स्टार्ट हुआ है मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डे, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड के थ्रू से भी दे रहा है। अच्छा चलो ठीक है, HP पैवेलियन है तो फ्रीडम डे सेल मिल गया सर, मैं जो ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। चलो ये लैपटॉप का दाम बता रहा है 79 MRP बता रहा है, 51 में दे रहा है, 51 में दे रहा है। अब आई डोंट नो, बट मान के चलते हैं कि इसका स्टैंडर्ड प्राइस होगा 55,000, बट अभी ये आपको 51 में मिल जाएगा, 4,000 का सेविंग्स है आपका। तो नॉर्मली जब प्राइस कम होता है किसी प्रोडक्ट का, हेलो, नॉर्मली जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तब उसका डिमांड में ग्रोथ देखने को मिलता है।
मानो कि ये वाला लैपटॉप आप 4-5 दिन से ट्रैक कर रहे थे और फ्रीडम डे आज से चालू हुआ 9 तारीख से 15 तारीख, तो आप समझो कि अगर आपने 4,000-5,000 का डिमांड दाम में ड्रॉप देखा और आप कुछ दिनों से ट्रैक भी कर रहे थे, तो शायद आप अभी लेने के लिए रेडी हो जाओगे। हाँ सर, ऐसा ही लोग करते हैं नॉर्मली। ऑनलाइन में कंपनीज को भी पता है कि किस प्रोडक्ट में ट्रैकिंग चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पे कस्टमर बार बार आ रहा है, देख रहा है, और उसके ऊपर बेस करके आपको स्पेशलाइज्ड प्राइस भी ऑफर किया जाता है। तो दाम कम होने के बाद जब डिमांड बढ़ता है उसे कहते हैं एक्सपेंशन, राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। और इस चीज को कंपनीज फायदा उठाते हैं, जानते हो, इसी चीज का, इसी डिमांड कॉन्सेप्ट का फायदा उठाते हैं। जैसे ये देखो मेरे नाम पे ये अमेजन का अकाउंट है, अब मैं अगर 4-5 दिन लगातार इस लैपटॉप को बार बार देखता रहूंगा ना, ये अमेजन को पता चल जाएगा, और इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि मैं अभी ये सर्च किया ना, अब अमेजन को ये चीज पता लग जाएगा, और वो इसके ऊपर बेस करके कंपनी का जो मार्केटिंग टीम है उसको बोल देगा कि भाई ये कस्टमर बार बार इस लैपटॉप में क्लिक कर रहा है। जैसे मैं जब इसके ऊपर हाथ घुमा रहा हूँ ना, कर्सर घुमा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं इंप्रेशन, और जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसे बोलेंगे क्लिक। तो जिसमें इंप्रेशन और क्लिक बढ़ने से ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट होता है और एल्गोरिदम सेट है। फिर कस्टमर के ऊपर बेस करके अगर मैं 4-5 दिन देखूंगा ना, फिर इसमें ना मेरे को ना ऑफर करेगा प्राइस ड्रॉप, फिर हो सकता है 2-3 दिन बाद इसका दाम कम करके 50,000 कर देगा। फिर आप बोलोगे भाई और सस्ता हुआ, अब लास्ट में जाके आपके साथ एक डील कर ही लेगा, आप इसको 50,000 दे दोगे और कंपनी आपसे 50,000 का लैपटॉप बेच देगा आपको। सर दुनिया बहुत आगे निकल गया, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गजब का कॉन्सेप्ट है। और ये सब कहाँ से डेवलप, कहाँ से हो रहा है, ये जो पैसा बनाने का कॉन्सेप्ट है कहाँ से डेवलप हो रहा है, इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हो रहा है। इसके पीछे का साइकोलॉजी यही है कि कस्टमर को ट्रैक करो, ट्रैक करते 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करो, प्रेफरेंस वाइज कस्टमर के ऊपर बेस करके काम करो। मैं देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये सब चीजें, आप लोग भी करना। फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, अमेजन में, जहां पर भी, कोई भी पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में, इवन ऑफलाइन में भी आजकल ये कर रहे हैं, पेंटालून्स में, रिलायंस स्मार्ट में, वहां पर भी कर रहे हैं। ये आप क्या चीज पसंद कर रहे हो, आप कितना बार शॉपिंग करते हो, आप कितने लॉयल कस्टमर हो, उसके बेसिस में आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट, लॉयल्टी डिस्काउंट, ऐसे भी होता है। तो आपके लिए अलग प्राइस देके डिमांड को कम करेगा, सॉरी प्राइस को कम करेगा और डिमांड को बढ़ा देगा। ये इंडिविजुअल लेवल में भी करता है, और जब सेल बूस्ट करना है तब भी करते हैं। कंपनी एक दिन सेल करेगा ना, 1 महीने का पूरा मतलब सेल निकाल देगा। एक दिन का ऑफर में, 5 दिन के ऑफर में पूरा 1-2 महीने का पूरा क्लियरेंस कर देगा। रोज रोज सेल करके दिमाग खराब नहीं करना है, 5 दिन सेल करेंगे, 2 महीना बैठे रहेंगे, दाम को ज्यादा करके रखेंगे, अचानक से ड्रॉप करेंगे, धड़ाधड़ सेल होगा। और ये डिमांड का कॉन्सेप्ट है डिमांड को एक्सपैंड करने का लॉजिक है ये, बिगेस्ट ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फ्रीडम सेल, ठीक है, दुर्गा पूजा में टाइम पे फेस्टिव सेल ऑफर, ऐसा चलता है। सर आप मार्केटिंग एजेंट हो क्या? अरे सर दुनिया में कुछ भी है, हर चीज के पीछे इकोनॉमिक्स है, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, हर चीज के पीछे इकोनॉमिक्स है। बिना इकोनॉमिक्स का ना तो मार्केटिंग काम करेगा, ना तो फाइनेंस काम करेगा, ना तो एचआर काम करेगा, ना तो आईटी काम करेगा। एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक्स को सक्सेसफुल करना है, यही ऑब्जेक्टिव के साथ हर कंपनी चलते हैं। समझो तो अच्छा, ना समझो तो और अच्छा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अच्छा ये जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा, बट ये नेचुरल लेवल में हो सकता है। डिमांड कम हो जाना बिकॉज दाम बढ़ गया है। जैसे मानो टमाटर, बेस्ट एग्जांपल अभी का, टोमेटो 250 टका केजी जा रहा है ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि टोमेटो का डिमांड कम हुआ है। आम आदमी टोमेटो नहीं खरीद रहा है सर, क्योंकि और इंडियंस को पता भी है बिना टोमेटो का भी खाना बनाना जानते हैं लोग, ठीक है।
ऐसे पाकिस्तान में बिना टमाटो का खाना बनना मुश्किल होता है, तो पाकिस्तानी लोग ना टमाटर का दाम ज्यादा होने से बहुत चिल्लाते हैं। इंडिया में भी एक जमाना था जब प्याज का दाम ज्यादा होने के कारण गवर्नमेंट गिर गया था, इंदिरा गांधी के समय में मोस्ट प्रोबेबली। मैं उस टाइम पे नहीं पैदा हुआ था सर, बट सुना हूं मैं कि सिर्फ ऑनियन प्राइस ज्यादा होने के कारण इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट गिर गया था। जो भी हो, fall in demand due to rise in its price called contraction of demand. In other words, contraction of demand is the result of increase of in the price of the goods concerned. ठीक है, अब इसको मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ। चलो 5 मिनट लेंगे ग्राफ को समझाने के लिए। आपके सामने एक्स एक्सिस ही है, वाई एक्सिस भी। ये ग्राफ पेपर जैसे होते हैं, आप लोग क्लास 10th में भी ग्राफ पेपर यूज करते थे। तो ग्राफ पेपर में क्या करना है, प्रोडक्ट प्राइस को थोड़ा चेंज करना है। से फॉर एग्जांपल पहले लैपटॉप का दाम था 55,000, अभी दाम कर दिया 50,000। दाम 55 से 50 हुआ, प्राइस गिर गया। पहले क्वांटिटी, मानो आप एक लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे थे, ठीक है, अभी दाम कम हुआ तो आप 2 लैपटॉप के बारे में सोच रहे हो, तो इसे कहते हैं एक्सपैंड करना। या फिर कंपनी के एंगल से सोचो, अमेजन के एंगल से सोचो, जब दाम 55 था तो शायद एक ही बंदा लैपटॉप परचेस कर रहा था, या से फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी बिक रहा था। दाम 55 से 50 हो गया तो काफी सारे और भी लोग जो पहले नहीं ले पा रहा था अब वो ले पाएगा, तो ये 200 क्वांटिटी का हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होता है, इधर से दाम कम होता है, इधर से डिमांड बढ़ता है। तो डिमांड कर्व का जो नॉर्मल स्लोप है वो डाउनवर्ड होते हैं, क्योंकि ये डिमांड का बेसिक रूल को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड का जो बेसिक रूल है उसी को फॉलो कर रहा है, दाम कम होगा डिमांड बढ़ेगा, यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने जब आता है क्या, ये थोड़ा अलग बात है। कैसे, डिमांड का उसी पॉइंट में रहेगा बट इसका मूवमेंट अपवर्ड रहेगा, इसको अपवर्ड राइजिंग नहीं बोलते। दिस इज नॉट एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, दिस इज नॉट एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज लाइक अ सप्लाई कर्व। यह मूवमेंट हो रहा है सर, मूवमेंट, एक ही जगह के अंदर डिमांड कर्व है पर मूवमेंट चेंज हो रहा है। 55,000 का, सॉरी गलत बोल दिया, 50,000 का लैपटॉप अब मार्केट में 55 में मिल रहा है। पहले अगर मार्केट में 100 मतलब आपका 200 कस्टमर था, अब 100 कस्टमर लेगा, तो बेसिकली डिमांड घट गया। अब ऐसा होता है कई बार कंपनी चाह के भी नहीं बेच पाते, क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग सपोर्ट नहीं करता। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाए कंपनी क्या करेगा, तब दाम को बढ़ाना ही पड़ता है। अब कस्टमर भी अपने बजट के हिसाब से मार्केट में आएगा, कस्टमर अपने बजट के हिसाब से आएगा ना। 200 कस्टमर पहले लेता था बट अभी 200 कस्टमर नहीं ले पाएगा, बिकॉज 5,000 के गैप में काफी कस्टमर गायब हो जाएगा, 100 कस्टमर कम हो जाएगा, क्योंकि दाम बढ़ जो बढ़ गया, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और तब डिमांड कब अपवर्ड नहीं, मूवमेंट करेगा डाउनवर्ड। अब इसका प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, इधर से दाम गिरा, सॉरी इधर से दाम बढ़ा, इधर से भी डिमांड कम हो गया। पहले क्यू था अब Q1 हो गया, पहले क्यू था अब Q1 हो गया। पहले जब प्राइस कम था तब डिमांड इतना था, 200 लैपटॉप बिक जाता था। अब प्राइस P1 हो गया, अब डिमांड, अब 100 लैपटॉप बिक रहा है, 100 लैपटॉप ओनली। तो दोनों का, अच्छा अपवर्ड राइजिंग क्यों हुआ, मूवमेंट, राइजिंग बोलने माने तो मूवमेंट, माने बेसिकली आप सोचो एक बार, इधर आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इधर प्राइस में भी चेंजेस हुआ है, तो ओवरऑल आपका डिमांड कर्व का मूवमेंट अपवर्ड है। और यहाँ पर आपका एक एरो इधर आ रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, तो ओवरऑल आपका मूवमेंट डाउनवर्ड है। इसे कहते हैं एक्सपैंड करना, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन करना। ठीक है, दोनों ही प्राइस के कारण हो रहा है, एक प्राइस के बढ़ने के कारण, एक प्राइस के गिरने के कारण। दिस इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। हेलो सर, क्लियर है, समझ में आया? कह दो जरा।
क्या मोमेंट ऑफ डिमांड का समझ में आया सर? यस सर। हाँ थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट सर शिफ्टिंग। ठीक है, आज और नहीं कराएंगे, चलो। इसको बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड और शिफ्टिंग इन डिमांड। इसमें थोड़ा सा स्टोरी है, कहानी है, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे और उसके पहले मैं आपको शिफ्टिंग बता दूंगा, ठीक है। शिफ्टिंग बता के फिर इलास्टिसिटी में कैलकुलेशन सीखेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स भी पूछते हैं, डिमांड का क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैथ्स होता है, मैं आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगा। ये बेसिक मैथ्स है, इसके बाद धीरे धीरे आपको सप्लाई में भी मैथ्स मिलेगा, ठीक है। मार्केट में भी मिलेगा हल्का फुल्का। तो मैथ्स का यूज है इकोनॉमिक्स में, बट अंडरस्टैंडिंग मैथ्स है, मतलब कोई प्योर मैथ्स वाला नहीं रे बाबा, जिसको मैथ्स से डर लगता है उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है सर। आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।